गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आपको कूलाम का नियम तथा इसके सदिश स्वरूप का महत्व बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि चार्ज का कंसेप्ट बता चुके हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये भी बता चुके हैं। तो अब हम आज आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक कूलाम को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित हो तो इतने समय में उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q बराबर आई इंटू टी कूलाम होती है। तो यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तब उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो है 1 कूलाम होगी। कूलाम का नियम। तो कूलाम जो है कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सन 1785 में ही दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए एक संबंध स्थापित किया और इस संबंध उन्होंने बहुत प्रयोगों के आधार पर किया और उन्होंने इन दोनों आवेशों को जो है मतलब निर्वात में भी बल ज्ञात किया और इनके बीच कोई अचालक या परावैद्युत पदार्थ रख कर भी इन्होंने बलों को ज्ञात किया और उन्होंने पाया कि भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रयोग करने पर जो है बल का मान भी भिन्न भिन्न आता है। तो हम पहले यहाँ पर समझ लिए कि पहले मान लेते हैं कि निर्वात अथवा वायु में इनको रखा गया है। तो इस नियम के अनुसार जो है दो स्थिर बिंदु आवेश जो है Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं। तो नियम यह है, कूलाम के नियम के अनुसार जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह स्टेटमेंट जो है हम गणितीय रूप में जो लिखा हुआ इसके द्वारा हम बता सकते हैं। आगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर K जो है समानुपाती नियतांक है और इसको प्रयोगों द्वारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जो है निर्धारित किया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सुविधा के लिए जो है इस समानुपाती नियतांक जो है K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया। निर्वात अथवा वायु के लिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी इसको पढ़ते हैं, इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखिए इसमें जो निर्वात की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता में बहुत लगभग समानता होती है, इसलिए हम इसको वायु माध्यम में भी यही मानते हैं। अब हम जो है एप्सिलॉन का आंकिक मान तथा मात्रक ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन को पक्षांतर करने के बाद जो है एप्सिलॉन इसके बराबर आएगा और इसकी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने पर आता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का बीमी सूत्र हमको ज्ञात करना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन को हम इधर पक्षांतर करेंगे और F को यहाँ पर, तो ये आ जाएगा संबंध। अब यहाँ पर देखते हैं कि Q1 Q2 जो आवेश है तो आवेश का होता है IT, तो I स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर और 4 पाई जो है नियतांक है इसलिए इसका कोई भी में सूत्र नहीं होता है। बल का हो जाएगा ML T-2
और आर स्क्वायर का L2 हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर ले जाकर रखेंगे तो इनके जो डायमेंशन वो चेंज हो जाएंगे। तो m-1 L-3 T4a2 हो जाएगा। यदि इन्हीं दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो तो यह बल जो है माने किसी मतलब मीडियम में रख दिए हैं तो बल का मान Fm इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ पर K जो है विमाहीन नियतांक है, इसको हम परावैद्युतांक कहते हैं माध्यम का, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको दूसरे शब्दों में विशिष्ट परावैद्युतता यानी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है। अब हम लोग आपको बताएंगे कि जो सभी परावैद्युत माध्यमों के लिए K का मान जो है सदैव 1 से अधिक होता है और धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। मतलब यह हुआ कि जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो इनके बीच बल का मान घट जाता है, और यदि मेटल रख देंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है वैद्युत प्रभाव। तो इस सूत्र को हम बदल कर इस तरह लिख सकते हैं Fm इक्वल टू 1/K 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जो कि ये निर्वात अथवा वायु में फोर्स है, तो F अपान K हो जाएगा और K इक्वल टू आ जाएगा F अपान Fm। तो इस आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ पर F जो है निर्वात अथवा वायु में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है जो कि एक निश्चित दूरी पर है, और उतनी ही दूरी पर अगर कोई माध्यम रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल Fm है, और इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। तो किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे कि वास्तव में जो है परावैद्युत माध्यम रखने पर बल का मान क्यों घट जाता है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए ध्यानपूर्वक, तो हम बताएंगे आपको। उससे पहले हम आपको बता दें कि परावैद्युत किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो परावैद्युत पदार्थ उन कुचालक पदार्थों को कहते हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने अथवा जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं। किसी पदार्थ के ध्रुवण की मात्रा को उसके परावैद्युतांक K से मापा जाता है। सुविधा के लिए जो है इस समीकरण Fm इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर में जो ε0 K है, इसको हम एक ही नियतांक एप्सिलॉन लिख देते हैं, जिसको हम सीधे सीधे उस माध्यम परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ बात आई कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, तो इसको भी हम परिभाषित करेंगे। तो अब जो है ε0 K की जगह पर हम एप्सिलॉन अगर लिखते हैं तो फोर्स हो जाएगा Fm इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पर जो ε0 K इक्वल टू एप्सिलॉन है, जिसको परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, हम पक्षांतर करेंगे तो K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान ε0 आ जाएगा। इसको यह आपेक्षिक वैद्युतशीलता है जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी माध्यम के परावैद्युतांक को इस सूत्र के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कैसे परिभाषा इसकी लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की अथवा वायु की वैद्युतशीलता ε0 की निष्पत्ति को आपेक्षिक वैद्युतशीलता अथवा उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से परावैद्युतांक को परिभाषित
कर सकते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता वास्तव में क्या है ये बताएंगे आपको। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है। अथवा दूसरे शब्दों में किसी माध्यम द्वारा विद्युत प्रभाव को गुजारे जाने की क्षमता की माप को विद्युतशीलता कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वास्तव में परावैद्युत माध्यम को रख दें तो यह क्या होता है, बल का मान को किस प्रकार से घटा देता है, क्यों घट जाता है। तो हम बताएं आपको परिभाषा में परावैद्युत पदार्थों की, जो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं माने वे कुचालक होते हैं जो ध्रुवण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो हम जैसे Q1 Q2 बिंदु आवेश हैं और इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो यह धन आवेश अगर है तो इसके कारण यहाँ पर परावैद्युत माध्यम की सतह पर जो है प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इसके विपरीत होगा। यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ इनके बीच जो है एक फोर्स, इनके बीच भी आकर्षण बल लगने लगता है और इस वजह से जो है ये Q1 के कारण Q2 पर फोर्स जो है वो घट जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी वही प्रक्रिया होती है, तो Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स है वो घट जाता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो इनके मतलब परावैद्युत माध्यम के भीतर जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि बाह्य बिंदु आवेशों के कारण क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके विपरीत होता है। तो इस प्रकार से जो है परिणामी क्षेत्र जो है वो घट जाता है, यानी कि बदल जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो है बल जो होता है वो कम हो जाता है या माने पूरी तरह से वैद्युत प्रभाव को जो है मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अगर मेटल रख देंगे तो ये पूरी तरह से वैद्युत प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि किसी अन्य पदार्थ को रखेंगे मेटल के अतिरिक्त तो वह जो है इसके बल को कुछ कम कर देता है प्रेरित आवेश उत्पन्न होने के कारण से। कुछ पदार्थों को जो है कुछ माध्यम है और इनकी अपेक्षिक वैद्युतशीलता यहाँ प्रदर्शित की गई है। जैसे निर्वात का एक होता है कांच का 5.6, जल का 80 होता है, ग्लिसरीन का 42.5, वायु का 1.0006, कागज का 3.5, धातु का अनंत होता है। सबके लिए बल का मान जो है अलग अलग हो जाएगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो हम लोग जानते हैं कि बल जो है सदिश है, तो इसको हम सदिश के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 लिए गए हैं, जो यदि ये दोनों आवेश एक ही चिन्ह के हैं तो Q1 इंटू Q2 जो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये जो हैं सेम चिन्ह के होंगे तो प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करेंगे, प्रतिकर्षण बल इनके बीच लगेगा। Q1 के कारण Q2 पर फोर्स जो है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो है बाहर की ओर लगेगा, यानी F2 पर 1 के कारण। इसी प्रकार से Q1 पर Q2 के कारण इधर को लगेगा, यानी F1 2, ये नोटेशन इसका है। इसी प्रकार से हम यूनिट वेक्टर जो है R21 जो है कैप, ये Q1 के सापेक्ष Q2 का जो है यूनिट वेक्टर है, तो जो कि इसी की डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार से Q1 का Q2 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सदिश की दिशा उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर एकांक वेक्टर R21 कैप को हम क्या लिखते हैं डिफिनीशन में, वेक्टर R21 अपान इसका मापांक, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इन डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये सदिश है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा F वेक्टर F2 पर 1 के कारण फोर्स जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर, जो कि इनके बीच की दूरी है और ये बल की दिशा है। तो 2 पर 1 के कारण फोर्स जो लग रहा है
R21 डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर, यानी कि 1 के कारण 2 पर फोर्स, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इसकी दिशा बता रहा है। इसी प्रकार से हम Q2 के कारण Q1 पर फोर्स भी लिख सकते हैं। तो Q2 के कारण Q1 पर फोर्स जो होगा वह F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, इसका डायरेक्शन R12 कैप होगा। अब देखते हैं हम तो F21 जो है हम इतना लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, तो अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज हम कर दें तो यह हो जाएगा यह किसकी बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, F12 जो फोर्स लग रहा था उसकी दिशा को प्रदर्शित करने कि R12 जो है फोर्स F12 को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार हो जाएगा F21 इक्वल टू माइनस F12। मतलब यह है कि दोनों आवेशों के कारण जो बल लग रहा है वो परस्पर जो है विपरीत है और बराबर है परिमाण में, चाहे आवेश कुछ भी हो। एक आवेश मान लीजिए कम है और एक बड़ा आवेश है, तभी भी इनके बीच लगने वाले बल का मान जो है बराबर होगा। इस सूत्र के द्वारा भी कहा जा सकता है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार से यह म्यूचुअल फोर्स जो होता है बराबर होते हैं। ये नहीं कि आवेश एक छोटा एक बड़ा है तो बल का मान बदल जाएगा। अब आगे यदि Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब दोनों आवेश जो हैं विपरीत चिन्ह के अगर हों तो बल का मान F12 इक्वल टू सूत्र वही होगा, बस डायरेक्शन बल का चेंज होगा, क्योंकि यह बल जो है आकर्षणात्मक हो जाएगा। तो हम अगर इस नोटेशन में अगर लिखेंगे तो डायरेक्शन 21 है, तो इसकी डायरेक्शन को 12 अगर हम चेंज करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस R12 जो कि ये आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह। तो इस प्रकार से Q1 के कारण Q2 पर फोर्स जो है Q1 के डायरेक्शन में होगा और Q2 के कारण Q1 पर Q2 के डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इनके सदिश स्वरूप का क्या महत्व है, तो हम लोग अभी देखें कि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। दूसरा यह है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं तथा विपरीत होते हैं। अतः इसका मतलब है कि ये जो है कूलाम बल जो है केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल के क्या गुण हैं, केंद्रीय बल के लक्षण क्या होते हैं? केंद्रीय बल को हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इस बल की दिशा जो है एक निश्चित बिंदु के अनुदिश ही होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कूलाम बल जो है केंद्रीय बल होते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर बल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं सदिश रूप में? तो जो नियम है इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों के कारण उस पर लगने वाले वैद्युत बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस चित्र में ये मूल बिंदु है और इसके सापेक्ष इन सभी आवेशों को प्रदर्शित किया गया है। मान लीजिए हमें जो है यहाँ पर n आवेशों का निकाय है और हमें केवल Q1 पर जो है बल ज्ञात करना है। यदि ये सभी आवेश एक ही चिन्ह के हैं तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा इस पर। तो Q3 के कारण Q1 पर फोर्स प्रतिकर्षण होगा, बाहर की ओर होगा, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इस तरह Q2 पर इस डायरेक्शन में होगा और इसी प्रकार से Q1वें आवेश के कारण इस दिशा में हो जाएगा। और यहाँ पर एकांक सदिश है तो Q1 का जो है Q2, Q3 और इस तरह सभी आवेशों के सापेक्ष जो है एकांक सदिश को प्रदर्शित किया है, जो कि इसी डायरेक्शन में होता है। तो इस नियम के अनुसार हम क्या देखते हैं कि Q1 पर जो है Q3 के कारण, Q2 के कारण, Qn के कारण, इस तरह सभी बलों का सदिश योग कर देंगे तो हमें बल प्राप्त हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित आवेश निकाय के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F1 पर लगने वाला फोर्स F12 माने 1 पर 2 के कारण
फिर 1/3 के कारण, 1/4 के कारण, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर, एकांक वेक्टर R12, क्योंकि ये प्रतिकर्षण है। इसी प्रकार से Q3 के कारण भी हो जाएगा, इसमें Q1 कामन हो जाएगा कि सब में 1 है तो Q1 कामन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन भी कामन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि F2 पर निकालना है तो Q2 कामन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन भी कामन हो जाएगा, इसलिए Q1 यह इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को जो है समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं कि F1 = I = 2 n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qi/R1I स्क्वायर, एकांक वेक्टर 1i। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि ये बल किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना और कूलाम के नियम का महत्व। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इसलिए जो है इसके आगे के जो टॉपिक हैं इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, इससे मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना पाऊँ।